हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सीटेट के सिलेबस में पेडागोगी सेक्शन में काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं। थ्योरी क्लासेस हैं जो बची हुई थी, मैंने कहा था पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। दो तीन दिन मतलब आपका सैटरडे तक शायद ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। एक आपका मेन टॉपिक और बच रहा है, वो आपका है इंटेलिजेंस का, जिसको बोलते हैं बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस का टॉपिक बचेगा। आज हम पढ़ेंगे सीसीई के बारे में एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। सीसीई मतलब हो जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, सीसीई का मतलब ये होता है। सीसीई का मतलब क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो जाता है आपका प्रगतिशील शिक्षा। ये टॉपिक आज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस। इसके बाद की इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा जो बुद्धि का टॉपिक है। उसमें हमारा ये पढ़ेंगे कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, बहुआयामी बुद्धि होती है। जैसे कि हमारे सिद्धांत हो जाते हैं, थ्योरीज होती है इंटेलिजेंस। उसमें कौन कौन सी थ्योरीज होती है? आपका हो जाता है वन फैक्टर हो जाता है, एक कारक। टू फैक्टर हो जाता है, द्विकारक। ठीक है, थ्री फैक्टर भी होता है, लेकिन ये बुक्स में मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं दिया होता है। ठीक है, थर्ड फैक्टर तक भी होता है। इसके बाद आता है आपका और भी इंटेलिजेंस के जो भी थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। इतना हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। और पिछले हम जो 3-4 क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो हमने क्या पढ़ा है? उसमें हमने पढ़ लिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन हमने पढ़ लिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मल्टी डायमेंशनल थ्योरीज थी। कौन कौन सी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, वाइगॉस्की, जीन पियाजे। इसके बाद क्या था हमारा? इसके बाद कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था? मोरल डेवलपमेंट। जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ लिया था इसका तीनों का कंपैरिजन का एक वीडियो और आपका मैं करने वाला था पहले, लेकिन उसको नहीं किया। वजह थी कि कंपैरिजन वाला मैंने इस वाले में आपका तीनों का कंपैरिजन करवा दिया था एक हद तक। जो जो चीजें थी मेन फैक्ट मैंने वो आपको बता दिए थे। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया था, जेडपीडी। यही 3-4 आपके जो टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 2 3 4 और 5। इन्हीं 5 टॉपिक से आपका पूरा सीटेट का पेपर आता है। और ज्यादा टॉपिक आप में फोकस पढ़े आप, ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन इन 5 टॉपिक आपके ऐसे तैयार होने चाहिए, आपको मुंह जबानी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके 3 पर्सपेक्टिव थे, जो आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि सोशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के। भाषा विकास, भाषा विकास हमारा काम आता है हिंदी का। जब हमारा सेक्शन आता है पेडागोजी का, उसमें हमारा भाषा विकास वाला टॉपिक वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो 5 आपके जो टॉपिक हैं मेनली आपके फोकस में यही रहते हैं। ठीक है, अब हम जब एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं ये चाह रहा था कि एक मोटा मोटी आपका सिलेबस आपको लगे कि हाँ चीजें पढ़नी है। 10 से 15 वीडियोस सिलेबस में डली हैं अकॉर्डिंग।
अब हुआ क्या था, वहां से अगर हम यहाँ से चेंज कर देते तो आपके ज्यादा से ज्यादा 4 टॉपिक पढ़ पाते। सोशलाइजेशन हमने कर लिया है, पिछले उसमें किया था। सोशलाइजेशन के बारे में, सामाजिकरण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। जब आपका लास्ट लेक्चर आया होगा तब आपने इसमें पढ़ा था। तो आज हम सीसीई के बारे में पढ़ लेंगे। ज़्यादा आपका बड़ा टॉपिक नहीं है, वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए हो जा रहा है कि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अगर सीधा टॉपिक से स्टार्ट करते तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें भी आपको बताना जरूरी होता है, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। और एमसीक्यू सीरीज मेरी पूरी कोशिश है कि मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जीएस की सीरीज भी साथ में स्टार्ट होगी। तो जब तक कि सारे क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे तब तक सीरीज स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एक दिन क्लास होगी, एक दिन नहीं होगी, एक दिन होगी, एक दिन नहीं होगी, तो कोई मतलब नहीं है। रेगुलरिटी होनी चाहिए चीज़ों में। तो जब तक कि सीरीज नहीं स्टार्ट हो पा रही तब तक कि आपकी थ्योरी क्लासेस आएंगी। जिस दिन से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी फिर आपकी थ्योरी की क्लास सिर्फ सैटरडे को आया करेगी, एक क्लास सैटरडे और संडे को, 2 दिन। तो उसमें हमारा थ्योरी का भी चलता रहेगा, थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी हमारी लगभग आपकी 4 से 5 क्लासेस और होगी, उसके बाद थ्योरी को हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो फिर चलते हैं, हम अपना टॉपिक देख लेते हैं। उसमें टॉपिक में क्या क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मेनली फोकस होता है कि इसमें तो बाल केंद्र शिक्षा के मतलब अकॉर्डिंग टॉपिक दिया गया है, लेकिन टीटी के एग्जाम में यही सेम आपका टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से दिया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता बोल देते हैं। हुआ क्या है कि सीटेट के एग्जाम में जो आपका ये सीसीई का टॉपिक है, इसको कन्वर्ट करके यूपी टेट के एग्जाम में दिया गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वहां पे भी सीसीई पढ़ना होता है, लेकिन वहां पे सीसीई अलग से इंक्लूड नहीं किया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रिवर्स कर दिया गया, दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम सीसीई में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे सीटेट में अलग से नहीं पढ़ेंगे। और वैसे हम जब यूपी टेट का सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग से पढ़ना होता है। वो कब पढ़ना होता है? जस्ट आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हमें वहीं से वैयक्तिक भिन्नता के बारे में भी जानना होता है, ठीक है। तो सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं हम उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के अनुसार जानेंगे चीजें, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा मैं थ्योरी आपको वैसे भी नहीं बताता हूँ, मेन पॉइंट है उन्हीं को समझाता हूँ। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये हो जाता है, अगर हम शुरू से बात करें, हिंदी वाले जो बच्चे लिखना चाहें, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाल केंद्र शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया था महात्मा गांधी ने, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं। इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसने जोर दिया? महात्मा गांधी ने। कौन सी थ्योरी इन्होंने डेवलप की थी? डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये सीटेट में क्वेश्चन आपका कभी नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा। यूपी टेट में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बेसिक एजुकेशन सिस्टम। बेसिक एजुकेशन सिस्टम मतलब बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है आपकी महात्मा गांधी ने दी है, जो कि रिलेट कर रही थी कहाँ से? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करती है। सीधा इसी बात पे बात करती है कि जो हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका सेंटर क्या होना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, कि कोई बच्चा कैसे सीख सकता है, तेजी के साथ हम उसको कैसे सिखा सकते हैं। तो उसका मतलब ही यही रखा उन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला इस चीज को कि बच्चे की जो शिक्षा है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो किस तरीके से चीजें सीख रहा है उसके अनुसार होनी चाहिए, वो टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन मतलब टीसीसी के अनुसार नहीं होनी चाहिए, सीसीई के अनुसार होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सीसीई का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है यूपी टेट के एग्जाम में, ठीक है। हाँ, अब सीसीई के बारे में आपसे सीटेट में भी पूछा जा सकता है, वो स्टेटमेंट में देगा आपको। जैसे मैंने बताया ना आपको सीटेट में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन, उसके बारे में पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ सारी चीजें। तो वहां पे आपके पूरा से पूरी यही पूछ सकता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सीसीई का फुल फॉर्म बताएं, इसका मतलब क्या होता है।
तो डायरेक्टली अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किसने किया, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे महात्मा गांधी। इन्होंने कौन सी वो प्रणाली हमें दी है वो बताएंगे, बेसिक एजुकेशन सिस्टम। जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है वो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ही चीजें हमारी काम करती हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, जो मेन मेन चीजें हैं मैं वो आपको बताता चलूंगा, उसके ज्यादा जरूरी इधर उधर बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगला हो जाता है बाल केंद्रित शिक्षा से मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, मतलब बालक के अनुसार। बालक के अनुसार से मतलब ये है कि अगर कोई सिलेबस बनाया जाता है, जैसे हम पीआरटी लेवल पे बात करते हैं 1 to 5 की, यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, अब यहाँ पे कितनी उम्र तक का बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा आप अंदाजा अगर लगाएंगे तो यहाँ पे बच्चा ज्यादा से ज्यादा होगा, अगर 4 साल से पढ़ने जाता है, बेसिक एज यही मानी जाती है कि बच्चा 4 साल से स्कूल जाने लगता है, लेकिन इस एज में डिफरेंस है। हमारे यहाँ बच्चा लगभग 6 साल की उम्र से पढ़ने जाता है, फर्स्ट क्लास में पहुंचता है। 4 साल से मान सकते हैं कि जैसे आपका आंगनबाड़ी है, प्री स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल उसको बोल देते हैं, वहां पे पढ़ने जाएगा। ठीक है, तो वो 4 साल से जा रहा है, लेकिन 6 साल में जाएगा सीधा हमारा फर्स्ट क्लास में, फिर फिफ्थ तक। तो 6 से 7 साल का अगर बच्चा है तो सिलेबस हमारा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल इस स्तर का नहीं है, यूनिवर्सल डायमेंशन उसका आईक्यू लेवल नहीं है। यूनिवर्सल डायमेंशनल उसका आईक्यू लेवल नहीं है जिसके अनुसार वो चीजें समझ पाए। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए। अब सिलेबस में करना क्या क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड के अनुसार, चाइल्ड सेंटर्ड के अनुसार हमें ये रखना है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें बतानी है, इमेजेस का यूज करना है बुक्स में, थ्योरी को ज्यादा नहीं करना है, थ्योरीज बिल्कुल लेस करनी है, बुक्स को ज्यादा हैवी नहीं करना है। हैवी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मोटी मोटी किताबें बता दी हैं, 6 से 7 साल का बच्चा है उसको इतनी मोटी बुक्स वो कैसे पढ़ पाएगा ना। तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित चीजें उसकी किताब में होनी चाहिए, जिससे कि वो जो बाहर चीजें देख रहा है जब वो अपनी बुक में देखे तो उसको लगे कि हाँ ये चीज मैंने बाहर देख रखी है या मेरी किताब में चीज दी गई है। ठीक है, इमेजेस यूज करेंगे। इमेजेस का मतलब ये है कि चित्र प्रणाली का ज्यादा यूज करेंगे, कार्टून हो जाते हैं ना, छोटे बच्चों को पसंद आते हैं, तो इमेजेस वो पढ़ेगा, पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा जितना देखने में इंटरेस्ट लेगा, चीजें देख कर सीख लेगा। तो इमेजेस रखना है, थ्योरीज लेस करनी है। थ्योरीज लेस मतलब जो बड़े बड़े थ्योरीज दे रखी है, थ्योरम होती है, उनको कम करना है। आप जैसे एनवायरनमेंट पढ़ानी है हमें बच्चे को, साइंस पढ़ाना है या कुछ भी पढ़ाना है, तो हम उसको डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नहीं बताने लगेंगे ना, उसको इमेजेस के जरिए समझाएंगे और चीजों को हल्का रखेंगे। बुक हैवी नहीं होनी चाहिए, हैवी का मतलब ये है कि मोटी किताब नहीं रखनी है, पतली किताब होनी चाहिए जिससे उसको समझ में आ जाए। जैसे एनवायरनमेंट की बुक होती है उसमें साइंस भी आपका इंक्लूड कर दिया गया, एसएसटी की भी कुछ चीजें होती है, मतलब एनवायरनमेंट की एक ऐसी बुक, यूनिवर्सल बुक है क्लास 3rd से 5th तक, जिसमें आपके 4 से 5 सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए गए। वो एनसीईआरटी की मंशा ही यही थी कि बच्चे को हम 4-4, 5-5 सब्जेक्ट अलग नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 1 से 5 तक बच्चा कितना ही चीजों को समझ पाएगा। हिंदी उसका अलग रखा गया, इंग्लिश अलग रखा गया, मैथ्स अलग रखा गया। उसके बाद हमने डायरेक्ट एनवायरनमेंट उसमें इंक्लूड कर दिया। एनवायरनमेंट में हमने उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, और आपका एनवायरनमेंट भी पढ़ा रहे हैं, ईवीएस भी पढ़ा रहे हैं, और जो भी चीजें होती हैं ईवीएस के अंतर्गत उसको हम सारी चीजें वहीं पे पढ़ा दे रहे हैं। उसकी एक किताब है वो। तो इसका मतलब ये हो गया 4 से 5 सब्जेक्ट वो एक ही किताब से पढ़ ले रहा है। यही तरीका, इसी को बोल दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, इसी में हमारी चीज बताई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड में हमें ये चीजों को पता रखना होगा, ये चीजें बतानी होंगी। ठीक है, अगला आता है ज्यादा नहीं, 4 से 5 पॉइंट भी अगर बता लिखने चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। थ्योरी में अगर देखा जाए, बुक्स सभी के पास होती, सभी पढ़ते हैं, जो मेन चीजें बताने वाली होती हैं वो बताना ज्यादा जरूरी है। लर्निंग बाय डूइंग, देन आता है ग्रुप लर्निंग,
लर्निंग बाय डूइंग से मतलब ये है कि बच्चे को हम कोशिश करेंगे कि उसको थ्योरी ना पढ़ा के उसको करके सिखाएं, मतलब दिखाएं और वो करके खुद सीखे। अब जैसे होता क्या है कि हमें बच्चे को सर्कल या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में सिखाना है जिससे कि उसकी नॉलेज अलग से बढ़ सके। अब हमने किया क्या कि हम उसको बोर्ड पे वो थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन वो थ्योरी उसको समझ में नहीं आ रही। थ्योरी क्यों नहीं समझ में आ रही है? हम उसको मैथ्स का टॉपिक कोई पढ़ा रहे हैं, अब हमें उसको पढ़ाना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर हमें उसको पढ़ाना है तो फ्रैक्शन हम कैसे पढ़ाएंगे, ये तरीका होता है। तो फ्रैक्शन हम डायरेक्ट ही उसको बताने लगेंगे कि बेटा देख लो ये होता है हमारा 1/2 लिखा है, इसमें आपका आंसर होता है, ये सब चीजें हम उसको बताएंगे। लेकिन उसको 1/2 का एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है कि 1/2 है क्या, उसको नहीं पता है, वो नहीं समझ पाएगा कि 1/2 अगर है, अगर कोई चीज एक है उसका हम 1/2 कर देंगे तो उसका हाफ हो जाता है, ये चीज नहीं पता है। थ्योरेटिकली ये चीज तुम्हें पता है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है। लेकिन हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे उसको करके सीखने का मतलब ये है, हम उसको यहाँ पे एक एप्पल लाएंगे। कोई एक एप्पल है अगर, ठीक है, अब अगर उसको डिवाइड कर देंगे, इसको पहले तो बताएंगे कि एक एप्पल है हमारा, पूरा एक हो गया, इसको एक होल नंबर में हम उसको बताएं, इसको हम कट करेंगे तब उसको बताएंगे कि ये इसका ही 1/2 पार्ट है। हमारे पास एक सेब था, हमने उसको काट दिया, फिर उसको हो गया 1/2, तो आधा कटा हुआ 1/2 हो गया, आधा कटा हुआ 1/2 हो गया। इस तरीके से हम उसको चीजें बता सकते हैं। तो यहाँ से बच्चा एक तरीके से ऐसे समझ लेगा कि मेरे पास अगर कोई एक चीज है, मैं उसको आधा अलग कर देता हूँ तो वो हमारा 1/2 हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसको मैथ्स में समझा सकते हैं। अगर साइंस का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें, यही सेम चीज अप्लाई करते हैं साइंस में। साइंस में तो प्रैक्टिकल नॉलेज वैसे भी दी जाती है, बोला जाता है कि जो विज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे आधारित होता है, ये तो बोला ही गया है हर जगह। तो अगर यही चीज हम साइंस में इंक्लूड कर दें, तो साइंस में अगर हमें बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाना है, क्लास 3rd या 4th में इसका ईवीएस में एक छोटा सा इंक्लूजन है जो पढ़ाया जाता है, बताया। लेकिन 6, 7, 8 में तो थोड़ा ज्यादा होल नंबर थ्योरी अलग से ही बताएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम साइंस में डायरेक्ट हम उसको थ्योरी बताने लगे कि बेटा कि प्रकाश हमारा सूर्य का प्रकाश है, पेड़ों तक पहुंचता है, बाकी चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में होता है, तो उसको ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम करेंगे क्या, अगर यही चीज हम एनवायरमेंट से रिलेट कर देंगे, एनवायरमेंट से रिलेट कर देंगे, एनवायरमेंट से रिलेट करा, हमने बच्चे को ले गए वातावरण में, मतलब जो पर्यावरण है वहां पे ले गए, पेड़ लगा था, बरगद का एक पेड़ था, हमने बताया कि देखो बेटा वो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पेड़ लगा है ये, ठीक है, सनलाइट है जो आ रही है, बच्चा है देख रहा है, सनलाइट आ रही है, लीव्स हैं, पत्तियां हैं, सारी चीजें हमने उसको बताया कि ये प्रोसेस है हमारा, उसको हमने सामने दिखाया, समझाया, सामने दिखाया समझाया। तो इससे हुआ क्या कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ा, उसकी रुचि बढ़ी, उसकी समझने की जो लेवल था वो थोड़ा अप बढ़ गया, वो डाउन नहीं रहा, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया तो लेवल भी फास्ट हो गया, उसकी लर्निंग फास्ट हो गई। लर्निंग भी यहाँ से लर्निंग बाय डूइंग जब होगी, करके सीखने की प्रवृत्ति अगर बढ़ा देंगे हम, तो लर्निंग भी फास्ट हो जाएगी, स्लो नहीं रहेगी, ठीक है, थ्योरीज की अपेक्षा। हमें हम लोग भी अगर चाहें तो इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी हम अगर पढ़ते हैं तो हमें चीजें नहीं समझ, अभी आपसे कह दिया जाए कि आप सीसी खुद से पढ़ लीजिए, बुक्स में दिया तो है, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मैं यही चीज आपको एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसका मतलब मुख्यतः यही हो जाता है, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैथ साइंस का 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, इसी तरीके से चीजें हम करते हैं। देन हमारा अगला आता है जो मैंने हेडिंग लिख रखी है, वो है आपका ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग मतलब हो जाता है सामूहिक सीखना। सामूहिक सीखने लर्निंग ये सी का पार्ट हो जाता है, सिलेबस में मैंने दोनों चीजें साथ में लिखी, ठीक है। बताने के लिए बहुत से लोग अलग अलग बताएंगे, लेकिन भाई है ना, मुझे अगर मैंने कह दिया कि चीज है तो उसका एग्जैक्ट कोई मतलब होगा, क्योंकि मैं चीजों को अगर मैनिपुलेट कर दिया, आपको देखो समझ में आना चाहिए। मैं किसी भी तरीके से बता रहा हूँ, आपका नंबर वहां पे 1 बढ़ना चाहिए। आपसे कोई नहीं पूछने आ रहा है कि आपने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, आप छत पे पढ़ने जाते थे या
महात्मा बुद्धि की तरह किसी बरगद के पेड़ के नीचे आपने शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया, इससे आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा, ठीक है, जब तक कि आपकी इंटरव्यू लेवल की बात नहीं है। इंटरव्यू में भी आपके इंटरेस्ट के अनुसार, आपकी हॉबीज के अनुसार चीजें पूछी जाएंगी, वह आपसे कोई नहीं डायरेक्टली पूछने आ रहा है। डायरेक्टली आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि सीसी का मतलब क्या होता है, तो आपको डायरेक्टली पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, जो भी एजुकेशन है हमें वो बच्चे के अकॉर्डिंग देनी है, उसमें हमें चेंजमेंट्स नहीं करने हैं, ताकि वहां पे लर्निंग अच्छी हो पाए, अच्छे तरीके से हो पाए। इतनी सी बात है बस। तो हो जाता है ग्रुप लर्निंग में सामूहिक। अगर आप सामूहिक लर्निंग से मतलब ये है, चाइल्ड सेंटर्ड यही हुआ ना कि बच्चे के अकॉर्डिंग अगर हम चीजें कर रहे हैं। अब कोई ग्रुप है, क्लास, 2 क्लास का एग्जांपल हम लेते हैं। एक तो आपका हो गया क्लास ए, एक क्लास हो गया बी, 15 बच्चे इसमें हैं, 15 बच्चे इसमें हैं। 7 बच्चों का ग्रुप हमने एक इसमें बना दिया और 7 बच्चों का ग्रुप हमने एक इसमें बना दिया। ठीक है, 7 बच्चों का ग्रुप बना दिया। तो इस ग्रुप बनाने से हुआ क्या कि यहाँ पे हमने जो लर्निंग रखी वो हमने ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं रखना है। हमने बच्चों को टॉपिक दिया, उनसे हमने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप इस टॉपिक पे बात करें, अपने अपने क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से डिस्कस करें, हमने नहीं बोला। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से बात की, टीसीई से बात की। यहाँ पे टीचर अपना क्वेश्चन दे रहा है और डायरेक्टली पूछ रहा है ग्रुप में कि आप हमें इसका आंसर दे दो, और हम फिर मतलब उसी अनुसार देख रहा है टीचर कि मैंने जो पढ़ा है उसका ये बच्चे आंसर दे पा रहे ठीक से नहीं। 1 बाय 1 सबसे वो बात कर रहा है अलग अलग तरीके से। ग्रुप है भले, लेकिन बात अलग अलग तरीके से ही हो रही है, टीचर सेंटर तरीके से ही हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं हम, तो टीसीई में यही हो जाता है, सॉरी सीसीई के तरीके से, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से हमने ग्रुप में सीधा एक टॉपिक दे दिया कि बेटा कोई भी ट्री है, हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए, ये चलो टॉपिक हो गया। ठीक है, हमने ये टॉपिक बच्चों को दे दिया। एक ग्रुप था 7 बच्चों का, जो क्लास ए में हमने बनाया, क्लास बी में हमने टीचर के अकॉर्डिंग रखा, क्लास बी में हमने टीचर के अकॉर्डिंग रखा, क्लास ए में हमने बच्चों के अकॉर्डिंग रखा। बच्चों के अकॉर्डिंग तो हमने उनको टॉपिक दे दिया। टॉपिक क्या दे दिया कि चीजें हमें बच्चों के अनुसार करनी है। हमने टॉपिक उनको दिया कि बताएं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों आवश्यक है। तो सारे बच्चों ने डिस्कस किया, एक दूसरे से बात की। सब कुछ करने के बाद उनके जो एग्जैक्ट आंसर आए, उनके सबके अलग अलग थे, अलग अलग आंसर थे। तो इससे उन्होंने एक दूसरे से भी सीखा, एक दूसरे से डिस्कस भी किया, और उनकी जो लर्निंग थी अपवर्ड्स हो गई, मतलब लेवल उनका लर्निंग का बढ़ गया। तो यही चीजें हो जाती हैं। चाहता तो मैं इस एग्जाम्पल को बिल्कुल ना देता, सीधा आपको सिर्फ यही एग्जाम्पल समझा देता, लेकिन वहां पे वो बताना इसलिए जरूरी था कि टीचर सेंटर्ड भी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड भी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। 2 ग्रुप डिस्कशंस अलग अलग तरीके से होते हैं, इसी वजह से मैंने उस चीज को वहां पे इंक्लूड किया। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला है हमारा खोजपूर्ण तरीके से लर्निंग, मतलब इनोवेटिव टाइप, इनोवेटिव लर्निंग। अगर ये आप लिखना चाहें डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, इनोवेटिव लर्निंग हो जाती है। खोजपूर्ण अधिगम इसको बोल देते हैं हम, या फिर आविष्कार। इनोवेटिव मतलब यही आविष्कार वाला, आविष्कार। खोजपूर्ण अधिगम यही मतलब है कि बच्चे को हमने एक टॉपिक दिया, फिर उससे बोला कि आप जाएं इस चीज पे अपने एक प्रैक्टिकल करके लाएं, और फिर हमें उसको बताएं आके कि आपने क्या क्या सीखा है सब चीजों से बारे में। ठीक है, हमने बोल दिया बच्चों से कि जाएं आप, ये फल आपको इकट्ठा करने हैं, ये फल आपको लाने हैं। या फिर जाए कि आप बाहर कौन कौन से अपने गाँव में जानवर देखते हैं, उन जानवरों के बारे में 4 लाइनें लिख के लाएं। तो ये हो गया खोज। बच्चा जाएगा, उस जानवर को खोजेगा, अपने गाँव में चीजों को देखेगा, तो वहां से वो सीख पाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है बेसिक बिल्कुल। और यही आपकी 3 से 4 चीजें थी। और एक आप क्वेश्चन आंसर भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर हाँ डाल नहीं सकते, क्वेश्चन आंसर बताना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर लर्निंग, क्वेश्चन आंसर लर्निंग से मतलब ये हो जाता है, प्रश्न अधिगम की जब बात आती है तो हमें पहले, अगर हमने किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया है तो हमें प्रोत्साहित करना है कि वो बच्चा क्वेश्चन करे, उसके आंसर भी करे।
वो पूछे क्लास में, अगर पूछेगा तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारा बाल केंद्र शिक्षा ही चल रही है, बाल केंद्र शिक्षा ही वहाँ पे काम कर रही है। तो इस चीज का मतलब यही डायरेक्टली हो जाता है कि बच्चों को हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वो चीजों को और अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो इतना हमारा सीसीई के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद सीसीई में ही हम जरूरत हमें पड़ती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। अब अगर बाल केंद्रित शिक्षा है, मतलब बालक पे आधारित बाल सेंटर में हमारा चाइल्ड है, तो उसके डिफरेंसेस भी तो होंगे। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसको मैं आपको अभी यहाँ एक ही फ्लो चार्ट में समझा दूंगा। ठीक है, अगर चाहें तो उस चीज को नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला जो अभी हम बात करेंगे वो हम डायरेक्टली समझेंगे कि हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो उसके आधार क्या क्या होते हैं। हाँ ठीक है, उसमें बात कर लेंगे। इसको हेडर को चेंज करना पड़ेगा। और ये इसी के अंतर्गत आएगा, आपका अलग अलग नहीं आएगा, उसको ना हम अलग अलग पढ़ेंगे, सीधा देख लेंगे। क्या हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ही पहले तो आपको पता होना चाहिए, वैयक्तिक भिन्न भिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता, अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सीसीई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई एक चाइल्ड है और किसी चाइल्ड की लर्निंग की जो क्षमताएं हैं वो भी तो डिफरेंट होगी, अलग अलग होंगी। अगर यहाँ पे लर्निंग डिफरेंट है, हर एक चाइल्ड की अलग अलग है, सीखने की क्षमताएं अलग अलग है, ए चाइल्ड है, बी चाइल्ड है, सी है, डी है, तो ए अलग तरीके से सीख रहा, बी अलग तरीके से सीख रहा, तो इसी चीज को समझने के लिए हमें जानना होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो एक प्रमुख बेस होते हैं, वो कौन से होते हैं? एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। क्या होता है? एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी को बोल देते हैं आनुवांशिकता, ठीक है। एनवायरमेंट को बोल देते हैं पर्यावरण, वातावरण, दोनों बोलते हैं। पर्यावरण, वातावरण भी लिखा होगा, पर्यावरण भी लिखा होगा, आनुवांशिकता। ये दो मेन फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस काम करता है, आगे आता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो एनवायरमेंट जो आपका हो जाता है, हेरिडिटी जो आपका हो जाता है, हेरिडिटी में आनुवंशिकता। अगर बच्चे को सीखने में डिफरेंस आ रहा है तो हो सकता है कि उसके माँ बाप का आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं था, या फिर उसको कोई डिसीज हो गई है, मानसिक विकार उसको है, जिससे कि उसकी लर्निंग में बाधाएं आ रही हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? हेरिडिटी के अंतर्गत। एनवायरमेंट हमारा यहाँ पे इन्फ्लुएंस इसलिए कर रहा है कि बच्चा जहाँ रहता है वो उसका वातावरण सीखने के योग्य नहीं है, आसपास लड़ाई ही होती रहती, घर में ही उसकी लड़ाई होती रहती, माँ बाप एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो उसकी जो सीखने की प्रोग्रेस है, सीखने की क्षमता है, वो उसकी इन्फ्लुएंस कर रही है, डिफरेंस कर रही है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पा रहा है। तो मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार क्या क्या है, तो आधार में आप बताएंगे, एक तो आपका वातावरण हो गया, आनुवंशिकता हो गया। ठीक है, वातावरण आपका कम से कम 70% तक इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। हेरिडिटी आपकी 30% ही इन्फ्लुएंस करती है। वो बोलते हैं ना कि वातावरण, अगर माहौल अच्छा है तो बच्चा कुछ भी कर जाएगा, आनुवंशिकता थोड़ा ही डिफरेंस कर पाएगी, क्योंकि आनुवंशिक आईक्यू तो हमें मिल चुका है, हम जन्म ले चुके हैं, हमारे जो आईक्यू हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। उस आईक्यू को यूज कैसे करना, डेवलप कैसे करना है, हमने कोई चीज़ खरीद ली, बाइक मैंने ले आया, मैं बाइक,
अब मैं उससे कितना माइलेज ले पाता हूँ वो डिफरेंस करेगा कि किस वातावरण में मैं उस बाइक का यूज कर रहा हूँ। ये चीज आप समझ रहे हो ना। ये एग्जाम्पल बहुत एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है कि मैंने बाइक खरीदी, ठीक है, वो आनुवंशिकता हो गई, हेरिडिटी थी कि मेरे पापा के पास बाइक थी तो मैंने भी बाइक खरीद ली, ये हेरिडिटी है कि मेरे पास भी बाइक है, आनुवंशिक हो गया ना, चलता चला आ रहा है, पारिवारवाद है। अब लेकिन किस वातावरण में उस बाइक को यूज कर रहा हूँ, वातावरण के अनुसार ये हो गया कि माइलेज अगर अच्छा लेना है, उस बाइक की लाइफ लाइन अगर बढ़ानी है तो मुझे ऐसे वातावरण में यूज करनी होगी ताकि वो बाइक लाइफ लॉन्ग मतलब लंबे समय तक चल पाए। और लंबे समय तक कब चल पाएगी, जब मैं उसको अच्छे वातावरण में यूज करूंगा। अच्छे वातावरण से क्या मतलब है, कहीं भी नहीं चला दूंगा, मतलब कहीं खेत है चला दिया, कहीं भी जा रहे हैं घूम, मतलब किसी भी तरीके से ना रोड देख रहे हैं ना रास्ते देख रहे हैं, बरसात पानी तूफान कोई मतलब नहीं है, मतलब उस बाइक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम हो नहीं रहा है और ना उसको वातावरण ठीक मिल रहा है, ना सर्विस करवा रहे हैं टाइम से, ना कुछ कर रहे हैं, तो वो माइलेज हमें देना बंद कर देगा, एक दिन वो खराब हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा हेरिडिटी उसने जन्म ले लिया है तो 30% जो गुण थे, लक्षण थे, वो उसके माँ बाप से आ चुके हैं, वो जन्म ले चुका है। अब उस 30% के अकॉर्डिंग वो किस वातावरण में रह रहा है, किस वातावरण में वो चीजें सीख रहा है, वो डिपेंड करेगा उसका एनवायरमेंट। तो 70% और 30% का ये रेशियो बनता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के दो मुख्य आधार आपके यही हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कारण में बात कर लें तो कारण में भी यही चीजें हैं। अगर यहां से आपका कॉजेस में बात कर ले, कारण, पहला तो पॉइंट आपका ये हो जाता है आधार। दो आधार कौन कौन से हैं, तो दो हो गए आपके, एक तो आपका एनवायरनमेंट हो गया, एक हेरिडिटी हो गया। सेकंड आ जाता है कॉजेस, कारक। कॉजेस कारक में क्या क्या करना है, कारक में ये होता है कि वातावरण इन्फ्लुएंस करता है, अच्छी बात, बिल्कुल सही बात है। आनुवंशिकता इन्फ्लुएंस करती है, बहुत सही बात है, करती है। इसके बाद आ जाता है और भी कई आधार हैं, जो स्वास्थ्य है बच्चे का, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है पढ़ाई का वो भी उसका इन्फ्लुएंस करेगा, और भी कई चीजें हैं वो उसकी इन्फ्लुएंस करती हैं, 7 से 8 चीजें होती हैं, लेकिन आपको मुख्यतः यही बताना होता है, जो आपका आधार है वही कारक भी बन जाते हैं, कारक भी होते हैं, ठीक है। आधार तो यही है कि हम पढ़ेंगे कैसे, व्यक्तिगत को समझेंगे कैसे, तो वातावरण और मानसिकता। कारण पूछ ले तो आनुवंशिकता की वजह से उसमें विकार हो गया तो एक कारण बन गया व्यक्तिगतता का। एनवायरमेंट, वातावरण उसका ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और भी चीजें ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहा, पढ़ने में ठीक काम नहीं कर पा रहा, मंद बुद्धि हो गया, कोई विकार हो गया, अधिगम विकार हो गया, उसका दिव्यांगपन हो गया, ठीक नहीं है बच्चा, ठीक है, चल नहीं पाता ठीक से, बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है ठीक से, तो ये हमारे सारे कॉजेस हो जाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत, ठीक है। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अगर चाहे तो इस चीज को आप नोट कर लें, फिर मैं इस चीज को यहाँ से आपका इरेज कर दूंगा। इतनी चीज अगर चाहे तो आप नोट करें। हाँ, तो अगला अगर हम बात कर लें टाइप्स, ये टॉपिक मैंने, अगर आप चाहें तो इसका एक टॉपिक का एक और तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। यहाँ पे तो मैं सीटेट के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, सीटेट मतलब जितना सीटेट मांगता है, जितना सीटेट पूछता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। अगर इसी टॉपिक को अगर आप और तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एस टेट मतलब सुपर टेट में एक आपकी प्ले लिस्ट है, उसमें बाल विकास पर पढ़ाया है, उसमें भी मैंने व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ाई है, तो वहाँ पे जाके आप चीज़ें समझ सकते हैं और अच्छे से। ज़्यादा नहीं, 2 वीडियो हैं, 1-1 घंटे के समझ में आ जाएगा अगर और अच्छे से समझना चाहे। बाकी इतना काम कर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो भी देखना जरूरी है। तो अगर टाइप से पूछ ले प्रकार, तो आपका हो जाएगा एक तो मेंटल लेवल पे बात हो जाएगी, इमोशनल लेवल पे बात हो जाएगी, ठीक है, सोशल लेवल पे बात हो जाएगी, ठीक है, फिजिकल लेवल पे बात हो जाएगी। ये आपके 4 मुख्यतः हैं मेन, और भी लिखे हैं किताबों में, और पढ़ के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामूहिक हो गया, सामाजिक हो गया। इन चीजों के बारे में अगर हमें पता है तो बाकी चीज भी आपकी पता हो जाएगी, चल जाएगी, ठीक है। एक और लिखना चाहे तो इंडिविजुअल लिख सकते हैं, व्यक्तित्व, इंडिविजुअल या फिर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वाला फैक्टर भी इसमें डाल सकते हैं। मेंटल आपका मानसिक बोल सकते हैं, कॉग्निटिव भी बोल सकते हैं, संज्ञानात्मक वो भी तो मानसिक होता है, लेकिन नहीं मानसिक नहीं, कॉग्निटिव नहीं लिखेंगे आप,
मेंटल ही लिखेंगे, इमोशनल लिखेंगे, सोशल लिखेंगे, फिजिकल लिखेंगे, इंडिविजुअल लिखेंगे। तो ये हमारे 4 से 5 टाइप्स हो जाते हैं जो प्रकार पूछे जाते हैं। कोई बच्चा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर मानसिक तौर पे अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है। उसकी मानसिक तौर मतलब उसका IQ लेवल अच्छा है तो वो डिवाइड हो गया, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मेंटल कैटेगरी में। कोई बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है, उसका मेंटल IQ अच्छा नहीं है लेकिन वो इमोशनली स्ट्रांग है तो उसको हम रखेंगे इमोशनल वाले। सोशल, किसी बच्चे के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, फ्रेंडशिप अच्छी है, बाकी चीजें अच्छी है, वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है और थोड़ा इमोशनल भी है, इमोशनली भी अच्छा नहीं है लेकिन उसका जो सोशल कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसको हम सोशल में रखेंगे। फिजिकली कोई बच्चा स्ट्रांग है, फिजिकली अच्छा है, बाकी चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है। वो कई बच्चे होते हैं ना क्लास में जिनको सिर्फ अपने बॉडी बाकी चीजों से मतलब है, वो प्ले स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, ठीक है, तो फिजिकली हो गया। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के आधार पर व्यक्तित्व, मतलब यहाँ पे व्यक्तित्व सबसे अच्छा यही होता है कि व्यक्तित्व में हमारे सारी चीजें अगर हैं इंक्लूड हो जाती हैं तो उसको बेस्ट पर्सनैलिटी बोल दिया जाता है। कोई बच्चा मेंटली भी अच्छा है, फिजिकली भी अच्छा है, इमोशनली भी अच्छा है, सोशली भी अच्छा है, तो इसका मतलब उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो 4 यही हो गए। इसके अंतर्गत बताना जो था वो मैंने आपको बता दिया है। चारों के अंदर आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जो प्रकार है आपसे यही पूछ लिया जाएगा। कितने होते हैं? 4। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा 4 है 5 है, ऐसा कभी सीटेट में आता ही नहीं है। डायरेक्ट आपसे थ्योरी में क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा। कोई बालक है वो सामाजिक तौर पे चीजों को समझ नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उसको किस प्रकार में रखा जाएगा? आपसे चारों ऑप्शन यही दे देगा, मानसिक, संवेगात्मक और आपका सोशल, सोशलिस्टिक और फिजिकल, शारीरिक, ठीक है, सोशलिस्टिक सामाजिक। इंग्लिश इतना दिमाग में चलता रहता है, हिंदी याद नहीं आता है, ठीक है, तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अगर अब हम बात कर लें व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, हमने जान लिया, प्रकार जान लिए, आधार जान लिए, फैक्टर कारक, 3 चीजें मुख्यतः थी, 3 ही हेडिंग हमें पता होनी चाहिए। अब अगर हम इसमें बात कर लें, इसमें टेस्ट क्या होते हैं, परीक्षण, मतलब अगर हमें व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता करना है कि 2 बालक अलग अलग हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं, उनके बारे में भी पता करना चाहिए। तो उसमें कई टेस्ट हैं आपके, एक नहीं कई टेस्ट हैं। विनेटिका विधि हो जाती है, डाल्टन विधि हो जाती है, आपका पार्क हेस्टन विधि हो जाती है, ठीक है, और आपका बेसिक शिक्षा प्रणाली है जो मैं महात्मा गांधी के बारे में पहले आपको बता सकता हूँ, और मार्टेसी, मारिया मार्टेसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये सारी हैं विधियां आपकी अलग अलग तरीके से, तो इनके बारे में मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपका अभी तक पूछा नहीं है, अलग से क्वेश्चन सीटेट बनाता नहीं है। गैरीसन की है आपकी, गैरी के अनुसार विधि, शिक्षा प्रणाली के अनुसार वो भी हो जाती है। तो ये मुंह जबानी मैंने बता दिया, आपको इतना पता होना चाहिए, तो वो चीजें मैंने ऐसे ही बता दी। वो इस वजह से कि इस तरीके से क्वेश्चन आपका नहीं बनाया गया कभी भी सीटेट में कि आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन से, बताइए, नहीं ऐसा नहीं पूछा गया। हाँ, डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण के अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी विधियां यूज कर लेते हैं। तो विधियों में आपको पता होना चाहिए, डाल्टन विधि है, विनेटिका विधि है, मारिया मांटेसरी विधि है, गैरीसन विधि है, गैरी विधि बोल दिया जाता है, ठीक है, और आपका मिस हेलन पार्क हेस्टन की विधि है, पार्क हेस्टन विधि बोल दिया जाता है, और डेक्रॉली विधि है, और आपकी विनेटिका विधि तो मैंने बता ही दिया। तो ये आपकी विधियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी इसके जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे चीज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मोटा मोटी जो आपको एक CCE के बारे में पता होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या कि 2 वीडियो आपको NCF की दूंगा, NCF की वीडियो हो जाएंगे आपका। NCF जो है आपके दोनों आए, उनकी दोनों वीडियो बताना जरूरी है, 1-1 घंटे की बनेगी, जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, उसको आपको NCF के बारे में जो जानकारी है पूरी वो आपको समझा दी जाएगी, बता दी जाएगी। वहां से हमारे NCF से डायरेक्ट क्वेश्चन कई पूछ लिए जाते हैं, वो चीजें आपको बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के चैप्टर में जो चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम अगला चैप्टर जब बात करेंगे बुद्धि के बारे में, मल्टी डायमेंशनल थ्योरीज के बारे में। मल्टी डायमेंशनल की वीडियोस थोड़ी बड़ी हो सकती है, बड़ी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपका कई सारे चैप्टर बड़ा है, थोड़ा अलग अलग जो हमारे थ्योरिस्ट कर हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दे रखी, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल जो जी फैक्टर की बात करते हैं, जी फैक्टर होता है हमारा, उसके बारे में समझाना थोड़ा टफ हो जाता है, समझना भी टफ होता है, समझाना भी टफ होता है, क्योंकि वो थ्योरी आपकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। बाकी जो क्लासेस का शेड्यूल वगैरह है और जो चीजें हैं, जैसे सुपर टेट का बैच है और आपका सीटेट का बैच चल रहा है, और आपकी अब सीरीज भी अलग अलग स्टार्ट होने वाली है, MCQ सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और भी चीजें ऐड होने वाली है। तो उन सब चीजों को अकॉर्डिंगली चलाने के लिए काफी चीजें करनी है। उसका अनाउंसमेंट मैं संडे को कोई वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको सब अलग अलग से बता दूंगा कि क्या क्या चीजें अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टीच मंत्रा परिवार के साथ जुड़े रहें।